नमस्कार। टारगेट विद आलोक के जीएस माइक्रोस्कोप में आप सभी का स्वागत है। भारतीय कला एवं संस्कृति की झांकी में आज हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग्स के विषय में। वर्षों से हाशिए पर पड़ी मधुबनी पेंटिंग्स उस समय अचानक चर्चा में आ गई थी जब वर्ष 2006-7 में इसे जीआई टैग दिया गया। किंतु एक दशक बीत जाने के बाद भी इसके कलाकारों की दशा में आशानुरूप सुधार नहीं हुआ। एक बार पुनः यह चर्चा में है क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान सभी दलों के प्रमुख राजनीतिक चेहरों ने इस कला के साथ बने मास्क का प्रयोग लोगों को आकर्षित करने के साथ साथ अपने प्रचार एवं वोट के लिए किया। अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियम को इसने स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मधुबनी कला को पहचान तो मिली किंतु इसके कलाकार अभी भी अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं। इस कला की उत्पत्ति रामायण में उस घटना से बताई जाती है जब भगवान राम और माता सीता के विवाह के अवसर पर जनकपुर के राजा दशरथ के आदेशानुसार पूरे राज्य को भूमि से लेकर महल की दीवारों को अलग अलग रंगों से सजाया गया था। यही कला आज मधुबनी कला के नाम से विश्वविख्यात है। जितनी रोचक इसकी उत्पत्ति गाथा है, उतनी ही रोचक दुनिया को इसके बारे में पता चलने की घटना भी है। वर्ष 1934 में जब बिहार में आए भूकंप से घरों की दीवारें ढह गई, तो मधुबनी जिले के ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी विलियम जे आर्चर ने क्षतिग्रस्त घरों का दौरा किया और जब उन्होंने इन दीवारों पर बनी हुई नायाब पेंटिंग्स को देखा तो इसकी तुलना लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखे क्लीमीरो और पिकासो जैसे आधुनिक कलाकारों की पेंटिंग से की थी। समृद्धि और शांति के रूप में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस कला की अनूठी शैली का प्रयोग महिलाएं अपने घरों और दरवाजों को सजाने हेतु करती थी। 1960 के दशक में आए एक अन्य प्राकृतिक आपदा के बाद इस कला और कलाकार दोनों को बचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने मधुबनी पेंटिंग करने वाली महिलाओं को इस कला को दीवार से पेपर पर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कला के दो घराने हैं, पहला रांती घराना और दूसरा जीतवारपुर घराना। इसकी 5 प्रमुख शैलियां हैं: कोहबर, गोदना, तांत्रिक, काचनी, भरनी और हरिजन। भरनी, काचनी और तांत्रिक शैलियों में धार्मिक विषयों पर आधारित पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इन तीनों शैलियों का उपयोग ब्राह्मण और कायस्थ परिवारों की महिलाओं द्वारा किया जाता था, किंतु 1960 के दशक में दुसाध समुदाय की महिलाओं द्वारा हरिजन पेंटिंग्स बनाए जाने की शुरुआत के साथ ही यह एकाधिकार टूटने लगा। हरिजन पेंटिंग्स का रूपांकन, शैली और तकनीक पारंपरिक है, किंतु विषय वस्तु रामायण और महाभारत से ली जाती है। नवीन विचारों के आगमन का प्रभाव इस कला पर भी पड़ा और बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को भी इस कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाने लगा। मधुबनी पेंटिंग्स 3 तरह की होती हैं: भित्ति चित्र, अरिपन और पट चित्रकला। भित्ति चित्र विशेष रूप से घरों में 3 स्थानों पर मिट्टी से बनी दीवारों पर की जाती है: परिवार के गोसाई घर, नए विवाहित जोड़े के कमरे यानी कोहबर में और घर के बाहरी हिस्से में। अरिपन में कल्पना को पैर इत्यादि से भूमि पर लाइन खींचकर प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रदर्शन पूजा, विशेषकर दिवाली एवं अन्य धार्मिक संस्कारों के अवसर पर किया जाता है। पट चित्रकला का इतिहास समकालीन राजा शिव सिंह के काल से मिलता है। इसमें चित्र कपड़ों पर बनाए जाते हैं तथा चित्र के चारों ओर अनिवार्य रूप से बॉर्डर होता है। सामाजिक संस्कृति से जुड़े होने के कारण इसमें लोक संस्कृति की झलक स्पष्टतः दिखाई देती है। रेखा प्रधान चित्र होने के कारण इसमें रेखाओं की भी प्रधानता होती है। मधुबनी चित्रकला बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी कोई खाली स्थान न छूटे, अन्यथा इसमें दुष्टात्मा का प्रवेश हो जाएगा। मधुबनी कला को इसके मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए घरेलू विधि से तैयार रंगों का ही इस्तेमाल इसमें किया जाता है और चित्रित वस्तुओं को सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। इसमें आंखें प्रायः मछलीनुमा बनाई जाती हैं क्योंकि मछली को मिथिलांचल में शुभ माना जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स को 1969 में उस समय आधिकारिक मान्यता मिली जब जितवारपुर गांव की रहने वाली सीता देवी को बिहार सरकार ने राज्य पुरस्कार प्रदान किया। सर्वप्रथम लंदन के आर्ट गैलरी में वर्ष 1942 में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी थी। आजादी के बाद मधुबनी कला की प्रदर्शनी जापान के तोकोमाची शहर में लगाई गई, जिसके बाद वहां पर रिसर्च हेतु एक संग्रहालय स्थापित किया गया। भारतीय रेलवे ने भी
मधुबनी पेंटिंग को क्षेत्रीय कला के रूप में अपनाया और घोषणा की है कि बिहार से खुलने वाली सभी ट्रेनों पर मधुबनी पेंटिंग आवश्यक रूप से होगी, जो कि मिथिलांचल की लोक कला को दर्शाएगी। इसी पहल के तहत बिहार से दिल्ली जाने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस के कोच को मधुबनी पेंटिंग से सजाकर दरभंगा से दिल्ली हेतु रवाना किया गया था। मधुबनी रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूप से इस कला के माध्यम से सजाया गया है, जो वर्तमान में भारत के सबसे सुंदर व स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में से एक है। कला की दृष्टि से मधुबनी कला जितनी समृद्ध है, उतने इसके कलाकार नहीं। इस बात का दर्द झलकता है कलाकार भोला झा के शब्दों से, जब वह कहते हैं कि यह कला अपने आप में समृद्ध है और इस कला की सराहना करने वाले आज पूरी दुनिया में हैं। किंतु यह कला केवल अपने कलाकारों के कलाकारी के नाम पर जीवित है, ना कि सरकारी मदद के। जब कलाकार इसे घरों से निकालकर विश्व पटल पर ला सकते हैं, तो सरकार से कम इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वह योजनाओं को कार्यालय से जरूरतमंद कलाकारों के घरों तक पहुंचा सके।